कहता है बांझ दंपत्ति। बांझ किसको कहते हैं? जो संतान उत्पन्न करने के योग नहीं है, सेक्सुअल क्वाइटस के बावजूद भी वो अपने संतान को जन्म नहीं दे पाता है, संतान को जन्म देने में असमर्थ है, वही जोड़े क्या कहलाता है? वही दंपत्ति क्या कहलाता है? बांझ दंपत्ति, बांझ दंपत्ति कहलाता है। आ जाओ सब साइलेंट हो गए एक साथ, ठीक है? क्या कहलाता है? बांझ दंपत्ति कहलाता है। आखिर कहता है कि बांझ दंपत्ति संतान उत्पन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं है। जो बांझ है वो सब दिन बांझ ही रह जाएगा, उसको संतान पाने का कोई अधिकार नहीं है। उसको संतान पाने के लिए हमारे साइंस, हमारे बायोलॉजिकल इंजीनियर बहुत सारे टेक्निक्स का खोज कर चुके हैं। उसी टेक्निक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझिए। कहता है बांझ दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ ऐसी विधियों का नाम बताए जिसके द्वारा बांझ दंपत्ति भी क्या कर सके? संतान का सुख पा सके। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि मेल की बॉडी से स्पर्म और फीमेल की बॉडी से ओवम को कलेक्ट कर लिया जाता है और एक कृत्रिम ट्यूब में, एक पाइप में, एक परख नली में निषेचन करवाया जाता है। कहाँ? एक शीशे से बनी प्रयोगशाला ट्यूब लाइट में क्या करवाया जाता है? उसके बॉडी के बाहर में निषेचन करवा लिया और जब ये 3 दिन का हो गया, कितने दिन का? 3 दिन में कितना सेल बन जाएगा? 2 से 4, 4 से 8, 8 से लगभग ये जब 16 सेल का हो जाता है जायगोट, तब फिर से फीमेल के बॉडी में उसको इंजेक्ट करवा दिया जाता है, एक नीडल के द्वारा पुश करवाया जाता है। किसके बॉडी में? फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, फीमेल में सब कुछ सही था, उसका मेल भी सही है, उसका फीमेल भी सही है, ओवरी भी सही है, लेकिन निषेचन किसी कारणों से नहीं हो पाता था, जिसके कारण उसको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रहा था। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बॉडी से बाहर निषेचन करवा के फीमेल के बॉडी में डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा वो क्या होता है? मां बन जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, यदि फीमेल के ओवरी में या उसके गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहा है जिस इन्वायरमेंट में क्या होगा? शिशु का विकास होगा, तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, जायगोट का निर्माण भी हो जाता है, लेकिन जब भ्रूण बनकर माता के गर्भाशय में आता है, इसका गर्भाशय उसको ठीक से अटैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉयड होकर बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? महिला बांझ हो जाएगा। संतान तो उत्पन्न करने की उसके अंदर क्षमता है, ओवरी भी सही है, उसका फेलोपियन ट्यूब भी सही है, उसका मेल के अंदर स्पर्म का काउंट भी सही है, लेकिन निषेचन हुआ, जायगोट बना, जायगोट बन के यहाँ आया, गर्भ में प्रतिरोपित हुआ, लेकिन वहां वो प्रतिरोपित नहीं हो पाता है। यहाँ आने के बाद वो डिस्ट्रॉयड होकर क्या होता है? नष्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में सेरोगेट मदर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप लोग को इससे पहले पढ़ाए थे। आप लोग जो मूवी देखे थे, उस मूवी में कौन था सेरोगेट मदर? प्रीति जिंटा। ठीक है, और स्ट्राइल महिला कौन था? रानी मुखर्जी के रोल कर रही थी। तो वो, उसका क्या प्रॉब्लम था? उसका यही प्रॉब्लम था, उसका गर्भाशय सही नहीं था, वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे रहा था, जिसके कारण उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसका गर्भ नष्ट हो जाता था। तब उन्होंने क्या किया? किसी दूसरे फीमेल के बॉडी में किराया पर उस मदर को खरीदा और अपना बच्चा उसके बॉडी में क्या किया? डेवलप किया। तो ये हो गया किसी निसंतान को या किसी बांझ महिलाओं को संतान पाने का दूसरा उपाय। समझ में आया? चलिए तीसरा उपाय समझिए। तीसरा उपाय ये होता है कि कभी कभी फीमेल का बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन उसका जो मेल पार्टनर है, उसका जो हस्बैंड है, उसके बॉडी में किसी अन्य कारणों से स्पर्म काउंट सही नहीं हो पा रहा, यानी कि उसके बॉडी में जितना स्पर्म बनना चाहिए उतना स्पर्म नहीं बन पाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा? क्या शुक्राणु अंडाशय तक पहुंचेगा, अंडाणु तक पहुंचेगा, निषेचन कर पाएगा? इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है। इस कंडीशन में क्या करती है? उसका हस्बैंड किसी सीमेन बैंक से संपर्क करता है और किसी दूसरे का सीमेन उसके बॉडी में
इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जिसके मेल के बॉडी में क्या है, स्पर्म काउंट ठीक मात्रा में नहीं, यानी कि 1 ड्रॉप में या 1 ml में 10 से 20 मिलियन यदि स्पर्म नहीं है तो इस प्रकार का मेल क्या होगा, स्टेराइल होगा और उसका फीमेल कभी मां नहीं बन पाएगी। समझ में आया? तो ये 3 कंडीशन है स्टेराइल होने की, और तीनों का क्या उपाय समझ में आया? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा सेरोगेट मदर, और तीसरा यदि मेल में प्रॉब्लम है तो मेल क्या करेगा, सीमेन बैंक से संपर्क करेगा और किसी दूसरे बॉडी का सीमेन उसके फीमेल की बॉडी में एंटर करवाया जाएगा। ऐसा समझ में? चलिए, यही कह रहा था इसका क्वेश्चन। हाँ बोलिए। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब किसी दूसरे बॉडी का सीमेन दिए तो तुम्हारा फिर तो कोई स्थिति नहीं, तुम्हारा कोई पहचान ही नहीं। हाँ, तब जिसका सीमेन है उसका कुछ उसमें करेक्टर आ जाएगा। अब तुम कर भी क्या सकते हो सकता है कि अपने उम्र में तुमने सीमेन की बहुत अधिक मात्रा में बर्बादी किया होगा, मिसयूज किया होगा, डिस्ट्रॉयड किया होगा मास्टरबेशन के द्वारा, ठीक है, इसी कारण ये गलती तुम लोग को नहीं करना। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन जी, यदि कोई मेल या फीमेल क्या है किसी एसटीडी रोग से ग्रसित, ठीक है, तो यह रोग किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल जाता है लेकिन नहीं फैले, इसके बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले यदि किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन है आपका, यदि आपका सेक्सुअल संबंध आप बनाना चाहते हैं तो उससे पूर्व पहले जानकारी होना चाहिए कि हम जो सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल रिलेशन रख रहे हैं क्या वो किसी यौन संचारित रोग से तो ग्रसित नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है। या अनजान व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का संबंध है, उस कंडीशन में हमें सेक्स प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अन्य सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करने से पूर्व किसका इस्तेमाल करना चाहिए? कंडोम। उसके बाद और क्या कह रहा है? हाँ, इसका एक और उपाय है, यदि आपके पास या आपके शरीर में किसी प्रकार का लक्षण दिखे, एसटीडी का कोई भी लक्षण, इसका क्या लक्षण होता है आप लोग सब पढ़ चुके हैं। सिफिलिस का क्या लक्षण है, हर्पिस का क्या लक्षण है, एड्स का क्या लक्षण है, गोनेरिया का क्या लक्षण है, सभी प्रकार के यौन संचारित रोगों का लक्षण आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि इनमें से किसी प्रकार का यदि आपके शरीर में कोई लक्षण दिखे तो इमीडिएटली अपने नजदीक के हॉस्पिटल या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या यह सही में वही सिम्टम्स है, ठीक है। यौन संचारित संबंधित यदि किसी प्रकार के क्या हो रोग का लक्षण दिखे तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली अपने डॉक्टर से या अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आखिर ये क्या है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देखे होते हैं, उसको बहुत लंबा अनुभव होता है। करना है किसी प्रकार के यौन संचारित रोग का क्या दिखे, लक्षण दिखे, इमीडिएटली क्या करवाना है? जांच करवाना है। अगला, यदि आप ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाते हैं तो वहां एक ब्लेड या किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो यूज किया हुआ नीडल का दोबारा उपयोग नहीं। वैसे अब नीडल का उपयोग कोई दोबारा करता नहीं है, लेकिन खास करके यदि आप सस्ते सैलून में जाते हैं तो वहां ब्लेड का या धागे का इस्तेमाल डबल किया जाता है, दोबारा किया जाता है ना। इस चीज हमेशा सतर्क रहना है कि अच्छे सैलून में जाना या जिस सैलून में जा रहे हैं उसको ये निर्देश देना है कि आप इस प्रकार से रोग नहीं फैलाइए, ठीक है। एक सैनिटाइजर रखिए। अस्तूरा को एक व्यक्ति का शेविंग करने के बाद तुरंत ब्लेड को वॉश करना है, ब्लेड को मतलब फेंक देना है, नया ब्लेड लगाना, और नया ब्लेड लगाने से पहले अस्तूरा को सैनिटाइज कीजिए, आप वॉश कीजिए, ठीक है। तो इन सभी कारणों से क्या हो सकता है? एड्स फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। तो एड्स या यौन संचारित रोग किन किन कारणों से फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध या किसी ग्रसित महिला या पुरुष के साथ यौन संबंध रखने से, ठीक है। दोबारा किसी निडल या अस्तूरा का उपयोग करने से, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। हाँ, तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी क्या करना है? वैसे तो डॉक्टर कोई चढ़ाएगा नहीं आपको HIV का ब्लड, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको जांच देखना है कि क्या हमको जिस पेशेंट का हमको ब्लड दे रहे हैं क्या वो ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति का है या HIV पॉजिटिव था उसी का ब्लड निकाल के हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का भी
ध्यान रखना है। इन सभी कारणों से क्या होता है, HIV या यौन संचारित रोग होता है। तो यही कारण है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यौन संचारित रोग से बचा जा सकता है। समझ में आया? बोलो ना, समझिए ध्यान से। कहता क्या गर्भपात यानी कि अबॉर्शन स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः स्वयं हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? क्योंकि हो सकता है कि इसके गर्भाशय के जो आंतरिक लेयर है एंडोमेट्रियम, वो इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं दिया, या वह फीटस को अधिक मात्रा में किसी हार्मोन्स को स्रावित कर दिया और फीटस क्या हुआ, या भ्रूण क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। वह क्या कहलाएगा? गर्भपात कहलाएगा। अर्थात गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। किसी हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण किसी हार्मोन्स की अधिक मात्रा स्रावित हो गई, या कोई हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित हुआ, तो इस कारण भी क्या हो सकता है, एबॉर्शन स्वतः हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहता बंध्यता जीवन क्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता का रूप में परिभाषित किया गया है, और यह सदैव स्त्री की असामान्यता या दोषों के कारण होती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी पुरुष के कारण भी होता है। पुरुष ने जस्ट बताए क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन का एक दूसरे से उलझा हुआ आंसर है। सब में यदि कुछ क्वेश्चन को आप बना लेते तो सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, केवल लैंग्वेज चेंज। ठीक है, तो ये सदैव हमेशा सही नहीं होता है कि यदि कोई संतान नहीं उत्पन्न कर रहा है तो सदैव स्त्री का ही दोष है, ये हमेशा सही नहीं होता है। यह असमानता या दोष पुरुष में भी हो सकता है, सदैव महिला में नहीं होता है। तो पुरुष में कब होता है? जब पुरुष में शुक्राणु की संख्या घट जाती है तो निसंतान का कारण कौन होता है? पुरुष होता है। तो यह कथन क्या है? गलत है। अगला समझिए। कहता है एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सही है, उचित है। स्तनपान मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चों अपने माँ को माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना स्तनपान कहलाता है। ठीक है, तो बताइए यदि हम बाहर से कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं लेंगे, कोई टेबलेट नहीं लेंगे, तो क्या बच्चा 6 महीना तक दूध नहीं पी सकता? आराम से पी सकता है, नेचुरली है वो। ठीक है, तो ये कथन क्या है? सही है कि प्राकृतिक रूप से भी कोई भी माँ अपने शिशु को कम से कम 6 मंथ तक दूध पिला सकता है, स्तनपान करवा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम कितने मंथ तक? 6 मंथ तक कोई भी माँ अपने संतान को क्या कर सकता है? स्तनपान करा सकता है, बिना किसी बाहर के टेबलेट इंजेक्शन के बिना भी।